नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, बुखार और साथ साथ आजकल बच्चों में और बड़ों में भी एक वायरल इन्फेक्शन बहुत फैल रहा है, खसरा। ये जो मौसमी बीमारियां हैं इन पे आज हम बात करेंगे, क्यों होता है ये सब कुछ। इसके लिए आज हमने ख़ास तौर पे अपनी मॉर्निंग शो में इनवाइट किया है जनाब हकीम अताउर रहमान सदीक़ी साहब को। अपने मॉर्निंग शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? बहुत अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैं जैसे कि बता रही हूँ आपको, पता है बारिश होती है तो वो सर्दी अचानक से हमें पंखे में भी ठंड लगना शुरू हो जाती है। बारिश खत्म होती है, थोड़ी सी धूप निकलती है तो फिर हम एसी में बैठ जाते हैं। बड़ा इफेक्ट कर रहा है ये सब हमें। बेसिकली अप्रैल का महीना आ गया और बड़ी हैरत की बात है कि हमने कभी इस मौसम में बारिशें नहीं देखी थी। और सेम आप जो कह रही हैं कि दिन में धूप और रात को ठंड। हाँ जी। दिन में गर्मी लगती है और रात को फुल ठंड लगती है। यानी कि आप बाइक पे जो सफ़र करते हैं वो बाइक पे सफ़र नहीं कर सकते। जी हाँ। और आप रात को बकायदा चादर वगैरह ओढ़ के सो रहे हैं। कंबल अभी मेरा नहीं ख्याल कि किसी मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स अभी हमने कंबल वापस नहीं रखे हैं। ये पूरी दुनिया में ग्लोबल चेंज आ रही है, मैं जो देख रहा हूँ, और इसके माबाद असरात भी होते हैं। हमारे यहाँ लोग इस ठंड को बिल्कुल एंजॉय ना करें, बिकॉज के ये ठंड इसमें वायरल बहुत फैलता है। इसमें आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत फैलती है। यानी बेमौसमी बारिश हो, बेमौसमी मौसम हो, तो ये आपके अंदर के सिस्टम जो अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है कि गर्मी से सर्दी और सर्दी से गर्मी का 1 माह का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जिसके अंदर आपकी बॉडी कन्वर्ट होने के लिए उसका एक मजाज बनता है। जी हाँ जी। तो ये मौसम उस मजाज को बनने नहीं देती। और हकीम साहब, थोड़ी सी बारिश होती है ना तो हमारे बच्चे जिद करने लग जाते हैं कि मम्मा हमने बारिश में नहाना। हाँ। उनको मैं समझाती, बच्चों ये बारिश नहाने वाली नहीं है। ये बारिश बच्चों के लिए खतरनाक है। बल्कि इस बारिश से बच्चों को खारिश हो सकती है, एलर्जी हो सकता है, फ्लो हो सकता है और खसरा हो सकता है। और खसरा बहुत फैला हुआ है आजकल। जॉइंटिस भी फैला हुआ है, खसरा भी फैला हुआ है, वायरल फ्लू और इन्फ्लुएंजा के जो इश्यूज हैं वो सारी चीज़ें हमारी कॉमन हमारे मतलब में मुशाहदों में आ रही। तो ये नज़ला, जुकाम, फ्लू अभी अगर बच्चों को हो जाता है तो फिर इससे बचाव किस तरह से करना है? इसका बहुत आसान तरीका है कि अगर आप बच्चा आप समझते हैं कि बदपेजी कर रहा है या रात को बाहर निकल रहा है और रेस्ट नहीं कर रहा, तो उस सूरत में वालिदैन घर के अंदर ही एक छोटी सी एक रेसिपी है कि मुलट्ठी की लकड़ी ले लें। अच्छा। और अदरक का एक छोटा सा पीस ले लें और साथ उसमें पुदीना, सौंफ, इलायची जो कावा बनता है, ये 5 चीज़ों का मुरक्कब बना के और उसमें 1 कप पानी में इसको पका के तो उसमें आधा चम्मच शहद मिला के बच्चों को पिला दें जबरदस्त डेली रात को। अल्लाह की रहमत से ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। टॉन्सिलाइटिस के इश्यूज़, सॉर थ्रोट के इश्यूज़, गला दुखता है, आवाज़ बैठ जाती है या छींकें बहुत आती हैं जब क्लाइमेट चेंज में, अल्हम्दुलिल्लाह जब आप ये कावा बच्चों को देना शुरू करेंगे, अव्वल तो वो नौबत ही नहीं आएगी। ये आपके समझ लें बिफोर ड्यू टाइम वैक्सीनेशन होगी। सही। यानी ये फिर मैं आपको बता दूं कि पुदीना, सौंफ, इलायची का कावा तो हम पीते हैं घरों में, पर उसमें आपने 2 चीज़ें मिलानी है। एक अदरक डालना है छोटा सा पीस, और एक लकड़ी बिल्कुल मुलट्ठी की डालनी है। मुलट्ठी की अल्लाह ने सलाहियत रखी है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, इन्फेक्शन को क्योर करती है और हर्बल के अंदर एंटीबायोटिक का भी काम करती है। कितना अर्सा ये कावा हमने यूज किया? ये आप डेली पिए। ये तो हर बंदा, यानी आप जब बनाएं इसको इस क्वांटिटी में बनाएं कि घर में अगर आपके 5 अफराद या 7 अफराद हैं, तमाम लोग चाय कॉफ़ी की जगह ये कावा पिए। जी हाँ। तो आप यकीन कीजिए कि अल्लाह की रहमत से आपको नींद भी अच्छी आएगी और छोटा मोटा अगर गला दर्द कर रहा है या आपको फ्लू है तो वो वहीं पे कंट्रोल हो जाएगा। आपको मेडिसिन की, एंटीबायोटिक की तरफ जाना नहीं पड़ेगा। अभी हकीम साहब, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे यहाँ टॉन्सिल्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, पहले जब हम बचपन में बहुत छोटे थे तब भी टॉन्सिल्स होते थे, लेकिन इतने नहीं होते थे। किसी एक आध बच्चे को होने, किसी क्लासमेट को या घर में फैमिली में, तो अब तो हर दूसरा बच्चा टॉन्सिल्स का शिकार है। जी बिल्कुल। टॉन्सिल्स ऐसा एक मोज़ी मर्ज है कि हमारे ना बॉडी के अंदर 2 ऑर्गन ऐसे हैं जिसके साथ इम्यूनिटी का बहुत गहरा ताल्लुक है। एक टॉन्सिल्स और एक इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। आप कभी नोट करें कि किसी भी शख्स का गला खराब होता है ना और उसको फौरी बुखार चढ़ जाता है। हाँ जी। इम्यूनिटी इमीडिएट 0 पॉइंट पे आ जाती है। और इसी तरह इंटेस्टाइन के अंदर किसी भी शख्स को 5-7 मोशन आए हैं, डायरिया हुआ, डिहाइड्रेशन हुई और वो बेचारा कांपने लग जाता है, चाहे 7 फुट लंबा क्यों ना हो, आपकी बॉडी फटीग में और गिर जाती है। तो ये 2 ऑर्गन का ख्याल रखना आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के बराबर है। टिप के अंदर 2 इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो टॉन्सिलाइटिस, आपके टॉन्सिल इन्फ्लेम हो गए हैं, और मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक अलमिया है कि हर चीज़ का हल ऑपरेशन नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चों का टॉन्सिल्स का ऑपरेशन करवा के ग्लैंड निकलवा देते हैं
और ये हमारे चौकीदार हैं। अल्लाह पाक ने कोई भी ऑर्गन, अच्छा, टॉन्सिल्स के ऑपरेशन ये हमारे चौकीदार कर देते हैं जी जी बिल्कुल। उसके बाद आपकी चौकीदारी खत्म, आपके अंदर हर चीज, हर बैक्टीरिया, वो तो आपकी बॉडी में जा रहा है। एक आपने जो नेचुरल एक फिल्टर है वही निकाल दिया। एब्सोल्युटली, ये हमारा एक चौकीदार है जो अल्लाह ने यहाँ बैठाए हुए हैं हमारी सिक्योरिटी के लिए। हम उसी को निकाल देते हैं टॉन्सिल्स को, क्योंकि इन्फेक्शन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होती है। हर चीज़ का हल सर्जरी नहीं है। आपको चाहिए एज अ लास्ट रिसोर्ट आप सर्जरी की तरफ जाएं बिफोर ड्यू टाइम। हिफ्ज़ मतकद्दुम, आप तिब की दवाइयाँ से इस्तेफादा करें, और तिब के अंदर अल्लाह पाक ने बड़ी शिफा रखी है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक घरों के अंदर एक दरख्त लगा होता था फलियों वाला, जिसको अमलतास कहते थे, अरबी में उसको ख्यार चंबर कहते हैं। और इसी तरह बनफशा के फूल, सिर्फ ये 2 चीज़ों का पाउडर बना के आप, और इसमें अगर आप पाउडर बना लें या इसका एक खमीरा टाइप बना लें, लौक टाइप बना लें। अच्छा। यानी बनफशा के आप वो ले लें, क्या नाम है, फूल ले लें। और ये आप अमलतास, एक लंबी सी फली होती थी, उसके अंदर से उसके बीज निकाल के, उसके अमलतास की बेल होती है ना? बेल नहीं होती, वो फलियां होती हैं, दर्द होता है अमलतास का। अच्छा। उसके ऊपर उसको हम ख्यार चंबर, हमारे तिब की एक खराबादीनी दवाई है जिसको हम ख्यार चंबर कहते हैं। ख्यार चंबर अमलतास उसका मेन इंग्रेडिएंट्स है, और वो आपके टॉन्सिल्स के लिए दुनिया की बेहतरीन चीज़ है। हाँ जी, इसमें अगर इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गई है और गदूद बाकायदा नज़र आ रहे हैं तो आप सर्स के बीज भी डाल सकते हैं। अच्छा। 3 चीज़ें, और इसका आप पाउडर बना लें। पाउडर बना के शहद में एक माजून सी बना लें घर के अंदर ही, आधी चम्मच बच्चे को चटाना शुरू कर दें। 1-1.5 माह के बाद जिस बच्चे के टॉन्सिल इन्फ्लेम है, जब आप उसका गला चेक करेंगे ना तो उसकी हलक ही नज़र नहीं आता। उसके टॉन्सिल इतने इन्फ्लेम होते हैं कि हलक बंद हुआ होता है, और वो बच्चा नाक से सांस लेता है और बाकायदा रात को खराटे लेता है, और रात को सो रहा होता है तो उसकी बॉडी में से सीटियों की आवाज़ें आती हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे ये कितनी खतरनाक पोजीशन है। जिस बच्चे के ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी वो चिड़चिड़ापन आएगा, यादाश्त वीक हो जाएगी, पढ़ाई में वीक हो जाएगा, बहुत से इश्यूज हैं। और टॉन्सिल्स, जब आपकी बॉडी में टॉन्सिल्स के इश्यूज आते हैं आपका कद नहीं बढ़ता। जब आपकी बॉडी में टॉन्सिल्स के इशू आते हैं आपकी फिजिकल ग्रोथ नहीं होती। जब आपकी बॉडी में टॉन्सिल्स के इश्यूज आते हैं आपकी इम्यूनिटी बिल्ड नहीं हो पाती, एनहांस नहीं हो पाती। बच्चा बेचारा अगर अर्ली एज में इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड उसकी जी, मैं समझता हूँ कि जिस घर में बच्चों को टॉन्सिल्स का इशू है वहाँ आप ये नुस्खा जो आज आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं बता रहा हूँ, ख्यार चंबर, अमलतास, तुख्म सर्स, ये बीज होते हैं, और ये गाव ज़ुबान के फूल, इन तीनों का पाउडर बना के शहद में खमीरा सा बना के आधा चम्मच सुबह शाम खाएं, या इसके गरारे भी कर सकते हैं। यानी इसी का पाउडर को गर्म पानी में आप डाल के ना, तो 1 गिलास पानी में, तो उसके गगल्स बच्चे को रास होते हुए करवाएं, गरारे भी करवाएं, और बच्चे के यहाँ पे सरसों का तेल आप हल्के हाथ से मसाज करें। आप यकीन करें 1 माह के बाद आप खुद नोट करेंगे उसकी इन्फेक्शन भी क्योर हो गई है, उसका साइज भी छोटा हो गया, और ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी। ठीक है। अब बचपन में जब फ्लू होता था तो हम स्कूल में अपने, ज़ाहिर हमारे तो बड़ी बड़ी ग्राउंड्स होती थी, ग्रीनरी होती थी, दरख्त होते थे, तो हम फ्लू होना तो हमें किसी ने कहा कि आप सफ़ेदे के, हमने ना दरख्त ढूंढने, और होते थे तो सफ़ेदे के पत्ते लेके वो सूंघने, उससे भी अफाका होता है, नाक खुल जाएगी। बेसिकली एस्थमेटिक एलर्जी में, और जिन लोगों के साइनोसाइटिस ब्लॉक होते हैं उसमें हम इसका कावा बुलाते हैं। जबरदस्त। हाँ, ये अब वो बचपन का तजुर्बा मुझे अचानक याद आया बैठे बैठे कि हम स्कूल जाते हुए ना नाक बंद हो जाती थी, सारे बच्चे थे। वो आपने सुना होगा ना यूकलिप्टस ऑयल, वो इसी का तो होता है, सफेदा का। रियली? एब्सोल्युटली। तो वो जब आप नाक में डालते हैं उसके अरोमा से आपके ये नेजल ब्लॉकेज और आपके ये जो साइनोसाइटिस ये खुलते हैं। क्या बात है। यानी अल्लाह मतलब बड़े जो बातें कहते थे कितना उसमें बड़ी खैर होती थी। मैं समझता हूँ कि शहद का इस्तेमाल हर घर में इस मौसम में आपके किचन में होना चाहिए, और नबी मेहरबान की हदीस है कि कोई शख्स महीने में 3 दिन सुबह निहार मुँह शहद चाट लेगा वो मूजी अमराज से बच जाएगा। उस पर कोई जहर असर नहीं करेगा, उस पर कोई जहर असर नहीं करेगा, और शिफा भी है, और नबी मेहरबान की मरगूब गज़ा भी है, और एक खाने में सुन्नत भी पूरी हो जाती है। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को घर में शहद की आदत डालें। जैसे ही बच्चा सुबह उठे, वालदा का काम है कि वो नाश्ते से पहले आधी चम्मच या चौथाई चम्मच शहद दे दे। इसी तरह आप खुद भी इस्तेमाल कर लें, बड़े भी कर लें। हमारे तो घरों में मामूल है कि हम जो है माशाल्लाह कोई काम करने सुबह उठते साथ ही जहाँ आपने नमाज पढ़नी, अल्लाह का जिक्र करना, वहाँ हमने शहद खाना है। आप जल्दी पूछते हैं यकीन है आपके पास खालिद चीजें हैं। नहीं, वो अब हम जैसे लोग जो है वो खालिद शहद कहाँ से लेके आए? हमने तो फिर मार्केट में वो शहद की तो खैर एक बड़ी लंबी कहानी है, आप सही कह रहे हैं। जार मिलते हैं। वो मेरी बेटी को ना मुझे किसी ने गिफ्ट किया, आप जैसे कोई है ज़ाहिर है मेहमान और हमारे लिए काबिल इज्जत है, काबिल एहतराम है, वो शहद ले। तो मैं घर लेके मेरी बेटी ने, मम्मा आपको पता है इसको जज करने का, इसको कि ये प्योर है या नहीं, क्या तरीका है? मैंने कहा क्या? एंड उसने वो एक्सपेरिमेंट किया
तो कहती मम्मा नहीं नहीं नहीं, ये ओरिजिनल है। और मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा चलो बच्चे आजकल के कितने नहीं माशाल्लाह, बहुत से इसके तरीके हैं। देखें जो खालिद शहद होता है ना, वो जब आप खाते हैं ना तो आपके हलक में लगता है वगैरह, जो जंगली शहद होता है। और जो फार्मी शहद हमारे मार्केट में है वो भी खालिद ही होते हैं, लेकिन उसकी एक माहौल दिया होता है आर्टिफिशियल। लेकिन उसमें ये नहीं है कि वो शहद खालिद नहीं है, शहद वो मक्खियाँ ही बनाती हैं। पर उन मक्खियों को एक इन्वायरमेंट दिया होता है कि वो चीनी के साथ, उसके शीरे के साथ वो डब्बों में वो चूसती हैं और फिर वो एक अपना वो बनाती है, एक प्रोसीजर होता है। लेकिन शहद वो भी होता है, लेकिन अगर आपको जंगली शहद, प्योर शहद मिल जाए तो वो इस दौर में गनीमत है। और हमारे यहाँ तो माशाल्लाह छोटी मक्खी का शहद ऐसे बिक रहा है जैसे कि हर घर में लगा हुआ है, और छोटी मक्खी का शहद तो नायाब है। यानी अब वो शहरों में जब से फैक्ट्रियां लगी हैं, केमिकल्स एनवायरनमेंट में आ गया है, तो वो तो इधर से भाग गई मक्खियां, गाँव में नहीं अब। हाँ, कुछ पहाड़ी इलाके हैं, कुछ सब्जा जहाँ ज़्यादा है, कुछ जैसे छांगा मांगा में भी हमारे पहले होते थे, लेकिन अब लाहौर के इर्द गिर्द, अब मांगा छांगा मांगा के इर्द गिर्द इतनी फैक्ट्रियाँ बन गई हैं कि वो ये अल्लाह पाक की जो शहद का एक प्रोसीजर है और मक्खी का जो प्रोसीजर है, वो मक्खी इस आबोहवा में सर्वाइव नहीं कर सकती। ये नेचर का एक प्रोसीजर है। तो उस मक्खी को एक आबोहवा ताज़ी चाहिए है, एक ऑक्सीजन वाली आबोहवा चाहिए, तो वहाँ उसका सर्वाइवल भी होता है और वहाँ कुछ असलूबी के साथ वो अपने प्रोसीजर में अपना शहद भी बनाती है। सही। अच्छा हकीम साहब, कुछ लोग बार बार फ्लू का शिकार हो जाते हैं, फिर उनको ये भी शिकायत होती है, मैंने सुबह सुबह देखा है हमारी अपनी टीम में से, हमारी मेकअप टीम है, तो एक बच्ची है, वो सुबह सुबह बेचारी जब घर से आती है उसकी आंखों में से इतना पानी निकल रहा होता है, इतना पानी। और ये क्या मतलब एलर्जी होती है ऐसे लोगों को, या वो कहती है कि थोड़ी सी भी अगर हवा लग जाए ना आंखों को तो मतलब आप ही पानी निकलना शुरू हो जाता है? जी, मैंने वही अर्ज किया कि हमारी बॉडी में सम टाइम हिस्टामिन लेवल बढ़ जाता है। हिस्टामिन लेवल बढ़ने से एलर्जी क्रिएट होती है, आपके अंदर हसासियत आ जाती है, और जब आप अपना एंटी वो जो एलर्जी टेस्ट है IgG या IgA करवाते हैं तो वो पॉजिटिव आता है। अच्छा, इसका ताल्लुक इम्यूनिटी से भी है और कुछ आपकी असाबी निज़ाम के कमज़ोर होने से भी है जी। अच्छा, इसमें जो लोग एलर्जी का शिकार हैं, जिन्हें छींकें बहुत आती हैं, उनको चाहिए अपने बॉडी लाइफ है उसमें जिंक का इस्तेमाल बढ़ा दें। अच्छा, हमारे तिब के अंदर ना एक मेडिसिन है जिसको हम एलर्जी के नाम से मंसूब करते हैं। एलर्जी उसका नाम है। अच्छा। आम मार्केट से मिल जाती है, हर्बल मेडिसिन है। सही है। वो इसलिए कि उसमें जिंक और मरजान है, उसके 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, और हर्बल है, नेचुरल सोर्स के हैं। जिन लोगों को बहुत छींकें आती हैं वो एक बीडी डोज में 1 कैप्सूल लें, और आप इमेजिन करें कि 1 महीने के अंदर जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है, जिनको छींकें बहुत आती हैं, अल्लाह के हुक्म से वो एलर्जी ठीक हो जाएगी। और दूसरा, ये लोग बेड टाइम पे नाक के अंदर जैतून का तेल लगा के सोएं, इससे भी उनको बहुत फायदा होगा। सरसों का भी मुझे किसी ने सरसों से आपको छींकें बढ़ जाएंगी। और उसका नारियल का तेल नाफ में डाला जाता है। ओके। नोज के अंदर आप एलर्जी के लिए या आप बादाम का तेल यूज कर सकते हैं और या जैतून का। एक बहुत बड़े मजहबी स्कॉलर है, मैं उनको भी सुन रही थी, उन्होंने भी सरसों का ऑयल बताया। उन्होंने कहा कि नाक के नथनों में आप ये छोटी वो एलर्जी के लिए नहीं, वो खुश्की के लिए। वो जिन लोगों को खुश्की रहती है या जिनके ये दाने बन जाते हैं, एलर्जी होती है, वो लोग ले सकते हैं सरसों का तेल। या फिर जिनकी बॉडी में बहुत ज्यादा खुश्की होती है, एब्सोल्युटली वो ले सकते हैं। लेकिन जो आप जुकाम की बात कर रही हैं उसके अंदर जैतून का तेल, बादाम का तेल, और अगर इसके जिन लोगों के यहाँ पे पॉलिप्स बने हुए हैं, वो जैतून या बादाम के तेल में, यानी 1 ड्रॉपर के अंदर 2-3 ड्रॉप्स ओनली नीम का तेल डाल लें तो उनका ट्रीटमेंट आई। ओके। यानी जिन लोगों के पॉलिप्स बने हुए, नेजल पॉलिप्स, जिसकी वजह से उनका हड्डी भी बढ़ जाती है, डिजेनरेटिव चेंजिंग भी होती है बोन्स की, और सांस भी नहीं आता। मेरे है ना ये, तो बस आप ये तजर्बा करें। डॉक्टर ने बताया कि सर्जरी, मैंने कहा मुझे आप माफ कर दें, सर्जरी इसका सोल्यूशन नहीं है। सर्जरी आपके देखें, जब आपके साइनसाइटिस ब्लॉक होते हैं, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो जितनी इस किस्म की वो हड्डियां बनना शुरू हो जाती हैं और पॉलिप्स बनना शुरू होते हैं। आप यकीन कीजिए कि बादाम का तेल आप ले लें कोई 10 ml, और उसमें ड्रॉपर 10 ml का ड्रॉपर कह रहा हूँ, उसमें 3 या 4 कतरे या 5 कतरे आप सिर्फ वो डाल लें नीम के तेल के, उसको हिला के 1 से 2 कतरे नाक के नथनों में डाल के आप रात को सोना शुरू कर सोना, और हफ्ते 10 दिन बाद आपके ये पॉलिप्स खत्म हो जाएंगे। सही। ये मैं बात कोई ऐसे ज़बानी कलामी नहीं कर रहा कि लोग कहते हैं कि लोग इसके लिए ऑपरेशन करवा रहे हैं, हकीम साहब इसका छोटा सा हल बता रहे हो। भाई, आप लोग एतकाद के साथ जो हमारी बताई हुई बात है उस पर अमल तो करें। हम अपने मतलब, हमारे मरीज जब आते हैं हमारे मतलब में, तो वहाँ पे 100% सक्सेस रेशो है इसकी। मैं इसका ट्रीटमेंट तो पंसारी की शॉप से नीम का
नीम का ऑयल मिल जाता है, कंपनी का ले लेना, आपकी टीटी कंपनी है, मुख्तलिफ कंपनी है पाकिस्तान में हर्बल, और जैतून का भी ले जैतून का भी ले लें, और वो जैतून का तेल या बादाम का ले लें, दोनों में से कोई ले लें ऑप्शन में। और उसमें आप वैसे तो इसकी जो बहुत ज़्यादा जिनको कॉम्प्लिकेशन है ना, उसकी रेशियो ये है कि 3 हिस्सा रोगन बादाम या जैतून और 1 हिस्सा रोगन नीम है। लेकिन हम उसकी क्वांटिटी बच्चों के वाले से बताते हैं कि 4, 5, 6 कतरे भी नीम के काफ़ी हैं, क्योंकि नीम का बहुत उसका रुमा तेज़ होता है और वो एक दफ़ा तो जाके आपको छींके इतनी आती हैं कि ये सारे निज़ाम आपका खुल जाता है। सांस तो नहीं बंद होता? नो बिल्कुल, सांस तो खोलने के लिए हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और बेज़रर चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है। इवन कि वो हलक के अंदर भी वो आ जाएगा तो वो हलक में भी चला जाए तो कोई नुकसानदेह चीज़ ही नहीं है। ओके, अच्छा जी, फ्लू जो है ये 2 तरह की, खांसी भी 2 तरह की होती है, फ्लू भी। एक कुछ लोग होते हैं उनको खांसी खुश्क होती है, ड्राई कफ, और उनकी नाक में से पानी निकलता रहता है। कुछ होते हैं उनको बगलमी खांसी होती है और नाक में से भी रेशा बहता है, कानों में से भी कुछ लोगों के, ठीक है, और जिनको खुश्क होती है उनके कानों में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है। जी, बेसिकली जो मैं आपको बताता हूँ, खांसी एक होती है ड्राई कफ, एक होती है प्रोडक्टिव कफ, और एक एलर्जी कफ भी आ गई है। मिसाल के तौर पे जब खुश्क खांसी होती है ना, तो हम बताए हुए ख़ानदानी नुस्खों पे अमल करके उसको ख़राब कर लेते हैं जी। यानी क्या होता है जी, आपको ड्राई कफ है और आप एक्सपेक्टोरेंट ले रहे हैं बहुत तेज़, आपको खराश आ गई, बलगम निकालने के लिए खराश आई, उससे आपका वहाँ पे जख्म बन गया और वो कन्वर्ट हो जाती है एलर्जी कफ में। आपको पता है खांसी बिगड़ जाए तो फिर 2-2 माह, 4-4 माह, 6-6 माह आप दुनिया के एंटीबायोटिक खाते हैं, आप दुनिया के तजर्बात करते हैं, वो फिर अपने टाइम से ठीक होती है जब वो जख्म मंदमल होता है जी। तो खांसी के मामले में मैं लोगों को ये कहता हूँ कि प्लीज़ जो आपको खांसी है वो एक मुआलिज बताएगा कि ये सिरप रिप्रोडक्टिव खांसी के लिए, ये एंटी एलर्जी खांसी के लिए, ये ड्राई कफ के लिए सही। और ड्राई कफ में देखना ये होता है कि लुब्रिकेशन पैदा की जाए, वहाँ पे सूदिंग इफेक्ट हो, और एंटी एलर्जी जितनी मेडिसिन है वो आप ड्राई कफ में भी दे सकते हैं और वो रिप्रोडक्टिव में, उसमें प्रोडक्टिव कफ में भी दे सकते हैं। और एक एस्थमेटिक कफ होती है जिसका लंग्स के साथ ताल्लुक होता है। जब आपको एस्थमेटिक इश्यूज़ होते हैं, आपका ब्रोंकाइटिस के इश्यूज़ होते हैं, तो उसमें आपके फेफड़े पूरी तरह खुलते नहीं हैं, तो वो आपको खांसी उठती है, और वो रात को भी होती है। जब आप लेटते हैं तो आपका पूरा एसोफेगस और आपकी सांस की नाली में घुटन आती है, तो आप फिर पानी पीते हैं, थू लगता है, तो ये एक बड़ी इसमें कॉम्प्लिकेशन है। और इस तमाम के अंदर अगर आप बहैसियत मजमूई 2-3 चीज़ें ऐसी हैं, जैसे हमारे पास बनफशा के फूल हैं, और दूसरा हमारे पास 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जैसे भड़ंगी, भोकरमोल और कायफल, ये इंडियन चीज़ें हैं। अच्छा, भड़ंगी, भोकरमोल और कायफल और बनफशा के फूल, इन चारों का आप कावा बना के पीना शुरू कर दें, किसी किस्म की खांसी होगी तो अल्लाह के हुक्म से वो ठीक हो जाती है। सही। हाँ, और टेस्ट में इसके कोई वो तो नहीं है? टेस्ट इसमें थोड़ा सा कसेला होता है, लेकिन वो आपकी इन्फेक्शन को क्योर करता है, वो आपकी इन्फ्लेमेशन को ठीक करता है, वो आपकी ये ब्रोंकाइटिस के इश्यूज़ हैं, आपके लंग्स की एबिलिटी को बेहतर करता है। जो आपको पता है, जब आपको कई लोग ऐसे थे जिनको कोरोना हुआ लेकिन वो सिम्टम नहीं शो हुई, क्योंकि उनके लंग्स मजबूत थे, उनकी इम्यूनिटी अच्छी थी। तो आपके लंग्स की इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए भी बहुत सी चीज़ें हैं। आपको पता है, मैं एक नुस्खा आपके इस प्रोग्राम में पहले कई बार बता चुका हूँ, हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ और कुटचीनी। हाँ जी, हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ। अब आप यकीन करें, ये नुस्खा वो है जो हर घर के अंदर हर शख्स को तैयार करके रखना चाहिए, होना चाहिए। ये नेचुरल एंटीबायोटिक है। आपका गला दुख रहा है, आपको मैदे में कुछ मसला है, आपकी आंखें रेड होती हैं, आपको छींकें आ रही हैं, ये ½ टीस्पून जो बच्चे हमारे लें और बड़े 1-1 चम्मच तक ले सकते हैं। यकीन करें, उस कावे के साथ ये नुस्खा अगर ले लिया जाए तो आप तो घर बैठ के ठीक, अल्लाह आपको शिफा दे देगा। आपका कोई भी CNS का इश्यूज है, आपका कोई सॉर थ्रोट, एलर्जी, इन्फेक्शन का इशू है, एस्थमेटिक या क्लाइमेटिक चेंजिंग की वजह से आप बीमार हैं, तो ये नुस्खा आप घर बैठ के खाना शुरू कर दें बगैर तबीब के, बगैर किसी तबीब के। मैं आपको बताऊं, ये तकरीबन 2-4 खुराकें आपने लेनी है, आप ठीक हो जाएंगे। ओके, फिर उसके बाद आप स्टॉप करते हैं। उसके बाद आप ये आपके पास घर में मौजूद है। हम ड्यूरेशन और वो टाइम पीरियड इसके पूछते हैं ना कि वो ज्यादा इस्तेमाल भी कुछ चीजों का नेवर एवर। ये नुस्खा है, पहली, दूसरी, तीसरी खुराक तक आप 50%, 70% ठीक हो जाएंगे, और जब आप ठीक हो जाए तो आप छोड़, एब्सोल्युटली, फिर आप ये छोड़ दें। कोई भी नुस्खा हो, कोई भी नुस्खा हो, उसको लंबा अरसा नहीं खाना चाहिए। देखें, हदीस के अंदर एक मफहूम है, नबी मेहरबान ने फरमाया कि जब दवाई मर्ज के मजाज की मुताबिकत से दी जाएगी तो उसका असर जल्दी हो जाता है। तो आपका काम यह है कि जो आपके अंदर इशू है उसके ऐन मुताबिक आपने दवाई दी है तो वो फौरी असर करती है। ये जो लोग कहते हैं तिब की दवाइयाँ देर से असर करती हैं, मैं इसको नहीं मानता। हमें पता है, होम्योपैथिक का सुना था कि वो थोड़ा स्लो उसका प्रोसीजर होता है। तिब के बारे में भी लोगों ने कहा है कि जी इनकी दवाइयाँ लेट असर करती हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, मैं नज़ले जुकाम और बुखार में लोगों की जल्दबाजी की बात कर रहा हूँ। लोग कहते हैं एक छींक आई है, बस मेरी मीटिंग है तो मैं
इधर से वो कोई एंटीबायोटिक खाऊं और एक कोई एंटी एलर्जी खाऊं, मैं ठीक हो बंदा तो ये कहेगा ना, और यकीन करें इतनी कोई खतरनाक किस्म की समटाइम कफ हो जाती है, फिर बड़ी शर्मिंदगी होती है। लेकिन आप प्रोग्राम में नहीं बैठ सकते, पब्लिक में आप कहीं नहीं बैठ सकते, बड़ी खांसी एक ऐसा, तो मैं तो डॉक्टर पे जाके कहती हूँ प्लीज कोई इंजेक्शन लगा दें आप, लेकिन कफ को रोक दें किसी तरह। असल में खांसी बताते खुद कोई बीमारी नहीं है, खांसी एक सिम्टम है। हाँ। आपके लंग्स के अंदर इशू है जो वो इंडिकेट कर रही है कि भाई समथिंग रॉन्ग, तो आप इसका सलूट करें, इसका कोई हल करें। अच्छा, कोई हमें ग़िज़ाएं भी बता दें आप, मौसमी जो ये बीमारियां हैं इनसे बचाव के लिए जो कुदरती वैक्सीन का काम करती है। एब्सोल्युटली, ये कुदरती वैक्सीन में हमारे पास जो देसी मुर्ग है, हाँ। उसका बात फिर वही आ जाती है, देसी मुर्ग कहाँ से मिले, वो तो कि गांव में नहीं बिलोंग करता। आजकल मिश्री जो मुर्गी है ना, मिश्री मुर्गी इधर वैसे चिकन की शॉप्स पे जाओ तो यहाँ पे भी मिल जाती है, मिल जाती है, उन्होंने रखे हाँ। होते हैं मैं केज के देखें, अंदर। मैं इसलिए बात करता हूँ जो चीज़ मैं ढूंढ लेता हूँ बासानी तो हर बंदे को भी मिल सकती है। हाँ। मैं अपनी एक तो आप ना देसी मुर्गी का शोरबा बना के ना, जैसे ही ये क्लाइमेट चेंज होता है, उसको काली मिर्च में हल्का सा मसाला टाइप यखनी टाइप सूप बना के आप वो बच्चों को दें। दूसरा वेजिटेबल सूप जो है, ये भी आपको जो है ना, इसमें गर्मी सर्दी का कोई मसला नहीं है। जो वेजिटेबल सूप होता है उसमें चिकन भी डाल सकते हैं और बाकी चीज़ें भी, वो आपको बड़ी एनर्जी देता है। उसमें आप ये थोड़ी बहुत मसाले डाल लें, ज़ीरा सफ़ेद है, अजवाइन है, काली मिर्च, ये डाल सकते हैं आप, वो एक बड़ा अच्छा सूप बनता है। फिर हमारे पास काले चने हैं। काले चने घोड़ों की खुराक है, घोड़े भागते हैं जी हाँ। और वो अल्लाह ने उसमें एक ताकत रखी है। तो काले चने आप अगर भुने हुए चनों को ड्राई बादाम और किशमिश से भी ले लेंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी, इम्यूनिटी बेहतर होगी। और अगर आप काले चनों का घर में सालन बना के खाएं शोरबे की शक्ल में, वो एक मसालों वाली चाट की शक्ल में, तो आपको वो भी फ़ायदा देगा और वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है ना। और तीसरा चौथा ये कि आप जो हमारे रोगने जैतून, रोगने बादाम है, इसको पीने की भी लोग आदत डालें। ये एक नेचुरल फाइबर है। अच्छा, हाँ जी, रोगने जैतून को पीने से आपके बहुत से मसाइल हल होते हैं। रोगन जैतून के पीने अगर से ना पिया जाए तो सैलेड में डालें, बड़ा अच्छा टेस्ट। जी, आप अगर रोगन बच्चा नहीं पीता तो उसके ऑलिव्स मिलते हैं। हाँ। ग्रीन ऑलिव्स को एज अ सैलेड यूज कर लें। और जब आप क्लाइमेट चेंजिंग में बचना चाहते हैं मुख्तलिफ बीमारियों से, तो अल्लाह पाक ने हमारे घर में प्याज भी दिया हुआ है। दोपहर को प्याज के उसको काट के उसके ऊपर सिरके की कोटिंग करके वो आप एज अ सैलेड लें, तो वो बच्चे जो दिन रात में जो चेंजिंग आ रही है क्लाइमेट, उससे भी हम बचते हैं। प्याज में अल्लाह ने बड़ी तासीर रखी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हकीम अताउर रहमान सिद्दीकी साहब, आप आए हैं, आपके आने का बहुत शुक्रिया।